अरे मोटा भाई रुको मेरे लिए। रुक जाओ। क्यों चिल्ला रहा है? ये आग तुमने लगाई है ना? अपना मुंह बंद रख, मार खिलवाएगा क्या? ये टमरेल क्यों लाया है? आग बुझाने के लिए लोग सारे बर्तन ले गए थे, मेरे लिए सिर्फ यही बचा था, इसीलिए ले आया। ये तुम्हें टमरेल दिखता है क्या? मुझसे दूर रखो यार इसे तुम। जल्दी करो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। लैंडस्लाइड हुई है, चलो हटो, रास्ता छोड़ो। अरे नहीं, वो गुफा जल गई तो सारे कीड़े ऊपर आ जाएंगे। घूरना बंद कर और जल्दी चल। चलो चलो चलो। रुको, तुम लोग यहाँ पर? हम कोई मदद कर सकते हैं क्या? गांव वाले गुफा का रास्ता खोल रहे हैं। तुम लोग ये जगह नहीं जानते हो, इसीलिए पानी लाने में मेरी मदद करो। लेकिन पानी लाने में बहुत वक्त लगेगा और ये जगह गांव से बहुत दूर है। इतने से पानी से आग नहीं बुझेगी। फायर ब्रिगेड बुलाना होगा। तुम टॉयलेट का बर्तन लेकर क्यों घूम रहे हो? ये पीने का पानी है। वहाँ आसपास कहीं पर पानी नहीं है, इसीलिए आग बुझ नहीं पा रही। इसीलिए वो एक फायर ब्रेक बना रहे हैं ताकि आग और ज्यादा कहीं नहीं फैले, बस वहीं तक सीमित रहे। हाँ, अगर तुमने पहले कभी आग नहीं बुझाई तो वहाँ से दूर ही रहना। हाँ। हमें वापस चलना चाहिए। हाँ, मैं जाकर देख कर आती हूँ। आग तो बुझ गई, सारे कीड़े भी जलकर मर गए होंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर एक भी कीड़ा जिंदा बच गया ना तो पूरे गांव को खत्म कर सकता है। मुझे खुद जाकर देखना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाओ, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। ये लो, वूजी को दे देना, कहना सरकार को सौंप देगा। हाँ? तुम्हारा फोन दो तो दो। ये मेरा नंबर है, जरूरत पड़े तो कॉल कर देना, ठीक है? हम फिर मिलेंगे। चलता हूं। मोटा भाई तो दिलवाला निकला यार। बुझे, तुम उठ गए? तुम कहाँ गए थे? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर अरे रहे हैं। आग बुझाने गया था। हाँ? गांव वालों की मदद करने गए थे, उम्मीद है उनका काम बढ़ाना दिया हो। चलो फटाफट बैग पैक करो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। जल्दी करो। हम घर जा रहे हैं, क्या बात है। सुनो, ये बताओ, किसी को चोट तो नहीं लगी ना? चिंता मत करो, आग बुझ गई है, गुफा भी ढह गई है, कब्र तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। और मोटा भाई, वो भी तुम्हारे साथ ही गया था ना आग बुझाने? हाँ, गांव वालों की मदद करने के बाद वो अपना नंबर देकर चला गया। उसने मुझे यह हस्तलेख दिया है और तुम्हें इसे सरकार को सौंपने को कहा है। हाँ, रुको, पहले मुझे पढ़ने दो, इसमें लिखा क्या है। इस हस्तलेख के अलावा अब हमारे सामने बस सवालों का पहाड़ है। हाँ, ऐसा मत कहो, ये मत भूलो वूजी, तुमने वो कब्र खोजी है। बाय द वे वूजी, मुझे तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछना है। मास्टर वो कह रहे थे गुफा में तुमने उस लड़की की बहुत मदद की, क्या ये सच है? सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि निंग बुरी लड़की है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? चोर जैसा भी हो, चोर चोर होता है। जिस निंग को मैंने देखा वो अलग है, वो असल में कैसी है तुम नहीं जानते। तुम ये क्या कह रहे हो? कहीं नींद में तो नहीं पड़ा रहे? मैं बिल्कुल भी नींद में नहीं हूँ। और हाँ, मुझे ये तो बताओ कि ये बांग आखिर है कौन? क्या उसने अकेले वो कब्र खोजी? कल शाम ही मेरी उससे मुलाकात हुई। उसके जैसा आदमी भी आर्कियोलॉजिस्ट हो सकता है। मोटा भाई, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हमारे मोटा भाई जैसा दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, क्या बात है, पहुंच गए। आखिरकार हम घर पहुंच गए। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तो सोने जा रहा हूँ, तुम दोनों प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझ गई ना? रुक जाओ, इसका मतलब मुझे भूखा सोना पड़ेगा क्या? ये लो, सेब खा लो।
के खाने की बात ही कुछ और होती है। खाना लाजवाब था, मैंने पेट भर के खाया है। ए वूजी, मुझे पता नहीं था तुम इतने अच्छे शेफ हो यार। असल में हम तीनों को तो फूड क्रिटिक होना चाहिए था। तुम नई नई डिशेस की खोज करते और हाय तुम आर्टिकल्स लिखते। और तुम क्या करोगी? क्या करूंगी मतलब? मैं बैठकर खाना खाऊंगी। हाँ, सफाई में हाथ नहीं बटाओगी? ये क्या? मैंने अभी अभी खाना खाया है, मुझसे मेहनत करवाओगे? मेरे पेट में दर्द होगा, मैं जाकर आराम करती हूँ। मुझे अब तुम क्या सोच रहे हो? लॉर्ड शैंग, उसकी वो कब्र, टीम याशु। इस मिशन में कई ऐसे हादसे हुए जहां मैंने अपनी जान गंवाई दी थी। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पहले पता होता तो मैं उस हंसलेख को जला ही देता। ऐसा सोचता ही नहीं कि हमें वो कभी मिला था। तुम ऐसा कुछ नहीं करते। मैं शर्त लगाती हूँ तुम कभी ऐसा नहीं करते। मुझे कभी चोरों को हमारे देश की विरासत आसानी से लूटने नहीं देता। इसीलिए अगर तुम्हें अतीत में जाने का मौका मिलेगा फिर भी तुम वही करोगे, क्योंकि तुम इमोशनल फूल हो। वहां बैठे बैठे लेक्चर मत दो। हमारी मदद करो। यार अभी भी कुछ बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही। पहली तो वो निंग, मुझे नहीं लगता उसने खाली हाथ लौटने के लिए मंगोलिया से उस कब्र तक हमारा पीछा किया होगा। अजीब तो है ये, नहीं? उन्हें देखकर लगता है कि वो कब्र लूटने वाली कोई मामूली गैंग तो नहीं है। मुझे यकीन है वो लोग जरूर कुछ खोज रहे हैं। देखो, तुम चाहो तो मैं निंग को पटा सकता हूँ ताकि वो खुद ही हमें सारे राज बता दे। हाँ, मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। तुम कई भाषाएं जानते हो। तो तुम किसी भी देश में आराम से सेटल हो सकते हो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? लेकिन मुझे इन सबसे ज्यादा चिंता दूसरी बात की है। कहीं तुम्हें उस ब्रो को लेकर चिंता तो नहीं हो रही? तुम्हें नहीं लगता वो बंदा वाकई बहुत अजीबोगरीब है? उसे उस कब्र की सारी जानकारी थी, जैसे वो खुद भी पहले वहां जा चुका था। अगर वो इतना स्मार्ट है तो फिर कब्र ढूंढने में उसने तुम्हारे अंकल की मदद क्यों की? वो जी, मुझे लगता है उसे साथ रखना तुम्हारे और तुम्हारे अंकल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तुम जितना हो सके उससे दूर रहना। उसने मेरी जान बचाई है। अगर वो नहीं होता ना तो आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने नहीं होता। वो हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन क्या वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है? ये तो अगली बार जब वो मिलेगा तब पूछेंगे। अगली बार? अगली बार से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। हेलो, हाँ चाचू। हाँ, दोनों यहीं पर है। क्या कहा? आप कह रहे हैं मैं अभी आऊं? अच्छा, लेकिन ये बात इनसे क्यों छुपानी होगी? ठीक है, हाँ। चैंग चैंग, तुम हमेशा कहती रहती हो ना तुम्हें वेस्ट लेक देखना है। अभी मौसम अच्छा होगा वहाँ, चलो वहाँ चलते हैं और लजीज खाने का लुत्फ उठाते हैं। क्या बात है! मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? यस! तुम और क्या खाना चाहती हो? मैं तुम्हारी गेस्ट हूँ, इसलिए कंजूसी मत करो। मुझसे क्यों कह रही हो? हाँ? उसे भी कहो ना। ए वो जी, क्या सोच रहे हो? अब कहाँ चले? यार मैंने दरवाजा लॉक तो किया था ना। हाँ? मुझे कैसे पता होगा? लगता है बाहर निकलते वक्त मैं लॉक करना भूल गया हूँ यार। क्या कह रहे हो? मैं वापस जाकर देखता हूँ। तुम लोग तालाब के पास मेरा इंतजार करो, मैं चेक करके आता हूँ, ठीक है? जल्दी आना, हम वेस्ट लेक रेस्टोरेंट में इंतजार करेंगे। और तुम डबल चेक नहीं कर सकते थे? लेकिन चाचू, मेरे साथ आओ। वो नकली कैसे हो सकता है?
उन्होंने हम सबको बेवकूफ बनाया। ये देखो, ये नकली है, इस बात में कोई शक नहीं है। मैंने इस बात की पूरी तसल्ली कर ली है, वो भी दोबारा। इसमें इस्तेमाल हुआ सोना बिल्कुल शुद्ध है। प्राचीन समय में सोना शुद्ध करने का प्रचलन नहीं था। ये कैसे हो सकता है? और अगर ये नकली है तो इसे वहां रखा किसने? क्या वो ब्रो हो सकता है? मुझे पहले से उस पर शक था। ये ब्रो बीच बीच में अचानक गायब हो जाता था। लगता है वो हमसे पीछा छुड़ाना चाहता था ताकि उसे नकली लेख को कब्र में रखने का मौका मिले। हो सकता है कि हमसे अलग होने के बाद वो उस गुफा में अकेले गया होगा और लॉर्ड चैंग का ताबूत खोलकर उसने ये हस्तलेख वहां रख दिया होगा। क्या ये सच है? ऐसा हो तो नहीं सकता। वो ये सब अकेले कैसे कर सकता है चाचू? और उस पेड़ की गुफा खोलने के लिए चेन्स खींचनी पड़ती है। अगर किसी ने वो गुफा खोली होती तो हमें उसी वक्त पता चल जाता। उन ताबूतों के पीछे तुमने कुछ नोटिस किया? हो सकता है उसने पेड़ के पीछे से गड्ढा किया हो और ताबूत के पीछे ये हस्तलेख अंदर रख दिया हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैं इतने सालों से यही काम कर रहा हूं, फिर भी धोखा खा गया। मुझे लगता है ब्रो वाकई बहुत शातिर है। मुझे लगता था वो कब्रें लूटने वाले सेनापतियों का वंशज है, लेकिन अब लगता है उसके अतीत में और कई गहरे राज छिपे हैं। मतलब इस लेख में जो कहानी लिखी है वो नकली है? कहानी इतनी रोमांचक थी कि वो सच होना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उस वक्त हम सब उस कब्र में फंसे हुए डरी सहमी हालत में थे, इसलिए हमने यकीन कर लिया। पर अब खामियां दिख रही है। तुम खुद सोचो, तुम सिर्फ आखिरी के 2 चैप्टर्स ही क्यों पढ़ पाए और बाकी की कहानी क्यों नहीं? क्योंकि वो यही चाहता था। अब वो पहाड़ ढहने के बाद उस कब्र में वापस लौटना हमारे लिए लगभग नामुमकिन सा है। सच क्या है हम ये कभी नहीं जान पाएंगे। ये राज सिर्फ उसके पास रहेगा। एक मिनट चाचू, आपको वो बक्सा याद है जो हमें गुफा में मिला था? यही है वो बक्सा जो उस लोमड़ी की लाश पर मिला था। और ये वो चाबी जो उस लाश के मुंह से मिली थी। नहीं, रुको। ये चाबी बक्सा लॉक करने की है, उसे खोलने की नहीं। इसे लगाने से ट्रैप एक्टिव हो जाएगा। ओह, ये बॉक्स वाकई बहुत प्राचीन है। इसकी बनावट देखकर लगता है कि इसका 8 डिजिट कोड होगा। हम शायद चाहकर भी इसे ना खोल पाए। तो फिर इसे कैसे खोलें? मेरे पास वेल्डिंग टॉर्च है, हम उसकी मदद से खोल सकते हैं। हाँ, अजीब बात है, बेल्ट पर ये नंबर्स क्यों लिखे हैं?
क्या कर रहे हो? ये सांप से लिपटी मछली है। चाचू, आप इसके बारे में जानते हैं? मैं पहली बार ये देख रहा हूं। एक बार एक एक्सपर्ट ने जिक्र किया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। लेकिन चाचू, इसका मटेरियल और बनावट देखकर तो लगता है ये कुछ खास कीमती नहीं होगी। तुम इसे सरकार को सौंप दो, वरना निंग और उसके साथी यहां पहुंच जाएंगे। या फिर मैं इसे अपने पास रख लूं? चाचू, घबराइए मत, मैं इसे अपने पास रखता हूँ। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे और जरूरी काम है। तब तक तुम चेंगशेंग और हाई के साथ शहर घूमो, थोड़ा एंजॉय करो, ठीक है? हाँ। अरे लेकिन चाचू, इस गोल्डन हस्ट लेक का क्या करूं? फेंक दो, वो नकली है, हमारे किसी काम का नहीं है। तुम्हें एक बात कहूँ, मुझे उस लॉर्ड शैंग के लिए बुरा लगता है। उसने अपना प्यार पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर आखिर में उसके वफादार ने ही उसे धोखा दिया। अब उसका जादुई कवच भी छीन लिया। उसने भी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए थे। सुनो ना, तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगी कि हमारा वोजी कैसे उस चोर लड़की पर लट्टू हो गया था? वहां क्या हुआ वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लगता है वो बहुत डर गया। अच्छा हुआ मैं नहीं गया। वैसे टीएम यान चैंग की लाश से ज्यादा और क्या डरावना हो सकता है? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तुम्हें नहीं लगता वोजी हमसे कुछ छुपा रहा है? जब से लौटा है खुद को कमरे में बंद कर रखा है, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो ना, चलकर देखते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। तुम्हें पता है ना उसका मूड ऑफ है, जाने दो ना। तुम्हें फिर से भूख लग रही है? घूमने गए थे तब इतना सारा खाना तो खाया था तुमने, और अब ये चिप्स खा रही हो। तुम सच में एक भुक्कड़ हो, पता है? वैसे तुम ये बात नहीं जानते तो सुनो। चाइना में एक पुरानी कहावत है जिसके मुताबिक अक्लमंदों को ज्यादा भूख लगती है। मैंने कभी ये कहावत नहीं सुनी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आदमी का दिमाग तभी चलता है जब उसका पेट पूरी तरह भरा हो। इसीलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। इससे याद आया, चलो डिनर करते हैं। शायद तुम सही कह रही हो। चलो ठीक है, मैं उसे लेकर आता हाँ हाँ, जल्दी जाओ, भूख लगी है। वो जी, डिनर टाइम। क्या हो गया तुम्हें? मुझे भूख नहीं है। क्या ये मछली उस बक्से से मिली है? इसे सांप से लिपटी तांबे की मछली कहते हैं। इसके बारे में तुम क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। दादाजी के नोट्स में भी इसका जिक्र नहीं है। मास्टर वू से पूछा क्या? उन्होंने क्या कहा? वो सिर्फ नाम जानते थे, उन्होंने मुझे इतना ही बताया। ये तो अजीब है। ऐसी भी कोई चीज है जिसकी उन्हें जानकारी नहीं? उन्होंने जो बात कही वो मुझे बड़ी अजीब लगी। वो शायद मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने?
जब आज मैंने उन्हें ये मछली दिखाई तो वो बिल्कुल शांत थे। इसकी जगह अगर कोई और कीमती चीज़ होती ना तो मुझे यकीन है वो मुझे बहुत परेशान करते। लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बस इतना कहा कि मैं इसे सरकार को सौंप दूं ताकि मुसीबत ना आए। बहुत अजीब बात है, ऊपर से इस तांबे की मछली के बारे में लगता नहीं कोई जानकारी दे पाएगा। मैंने दादाजी की डायरी में भी देखा, लेकिन उन्होंने इस मछली के बारे में कुछ नहीं लिखा। तभी मैंने एक बात नोटिस की, इसके कुछ पन्ने फटे हैं। मुझे लगता है इसमें ज़रूर इस मछली के बारे में लिखा होगा। देखो, हो सकता है तुम्हारे दादाजी से लिखते वक्त कोई गलती हुई हो, या फिर शायद पास्ता बनाते वक्त इन पन्नों पर सारा गिर गया होगा, इसीलिए वो पन्ने फाड़ने पड़ गए होंगे। मैं भी होता तो यही करता। मुझे ऐसा नहीं लगता। इन फटे पन्नों के बीच कितने साल गुजर गए हैं। अगर पहले फटे पन्ने से यहाँ तक का इंटरवल देखें तो पूरे 3 साल का फर्क नजर आता है। 3 साल की कोई डिटेल इसमें नहीं है। पता नहीं दादा, शायद वो इस बात को राज रखना चाहते थे। पक्का ये मछली कोई मामूली चीज तो नहीं। क्या तुम ऑनलाइन कुछ ढूंढ सकते हो? तुम कहना क्या चाहते हो कि निंग वहां पर ना ही सील चुराने के लिए आई थी, और ना ही कब्र लूटने, और ना ही उस जादुई औषधि के लिए, बल्कि वो वहां ये मछली लेने आई थी। तुमने क्या कहा? और ये क्या है? तुम जानती हो ये क्या है? हाँ, मैंने मेरी आंटी के लैपटॉप में ये मछली देखी है। हाँ, सच में? हाँ। और क्या लिखा था? तुम जानती हो ये चीज क्या है? पहले पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। लिखा है उन्होंने इस मछली को ढूंढने में बहुत मेहनत की है। इसमें कई जाने गई है। ये बहुत कीमती होगी, पर पता नहीं इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन अब ये मिल गई है। तुम्हें ये कहाँ से मिली? लॉर्ड चैंग की कब्र में। लगता है मौसी इसके बेहद करीब थी। अब तुमने इसके बारे में चाचू को बताया? क्या कहा उन्होंने? चाचू ने कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। मुझे लगता है चाचू इस बारे में हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर उनसे सच निकलवाएंगे। हाँ, अंकल आइए। अरे चाचू। मास्टर बू, आइए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप इतनी देर कहाँ थे? मैंने आपके लिए खाना बनाया तुम है। सब मेरे घर में क्या पहले कर रहे बैठ हो? जाइए। मुझे पता है कब्र से निकलने के लिए आपने जान की बाजी लगाई थी। बचने की खुशी में मैंने आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया है। आप यहीं रुकिए, मैं खाना लगाती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें? हाँ, खाना खाते। अच्छा, खाना। चलो खाना तैयार है। मुझे देखिए, बहुत भूख लग रही है। देखिए मैंने क्या बनाया है। ये लीजिए चाचू। अच्छा है ना? बढ़िया खुशबू चाचू। है। थोड़ी वाइन पीजिए। देखिए, ये लो, तुम भी लो। ये लीजिए। रुको, पहले बताओ यहाँ क्यों आए हो? यूं ही चाचू। ओए, तुम बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? बिल्कुल नहीं। और तुम्हें? ये तो एक दावत है। हाँ, ये बस एक दावत है चाचू। हाँ, हाँ अंकल अंकल। लीजिए लीजिए ना। आप लोगों ने डरा ही दिया। शुरू करो। नाटक बंद करो और बताओ क्या बात है। जल्दी बोलो। चाचू, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। हम बस साथ खाना खाना चाहते हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, सही कहा। आप खाइए ना चाचू। आप खाना एंजॉय कीजिए अंकल वो। अंकल, ये लेग पीस ट्राई कीजिए। एक मिनट, रुको 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 रुको। मैं अच्छे से जानता हूं तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है मुझे। तुम लोग उस मछली के बारे में जानना चाहते हो ना? इसका मतलब आप पहले से जानते थे कि हम तीनों क्या चाहते हैं, और आप भी हमें ये बताने के लिए बेताब हैं कि ये काम कैसे करती है ना? देखो, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता।
अंकल बुआ, आप मजाक कर रहे हैं। आपको कैसे नहीं पता? आप जानते थे कि मेरी मासी भी इस मछली को हासिल करना चाहती थी। इसके पीछे सिर्फ तुम्हारी मासी नहीं थी, बहुत से लोग इसे हासिल करना चाहते थे। इस तांबे की मछली को मैंने पहली बार एक जले हुए कागज के टुकड़े पर देखा था। अब तुम लोग पूछ ही रहे हो तो मैं जो भी जानता हूं बताता हूं, तुम सबकी जिज्ञासा शांत करने के लिए। हाँ ठीक है। तुमने मिस्टिक 9 के बारे में सुना? हाँ, ये कब्र लूटने वालों की संगठन है ना? मैं इसे कोई संगठन नहीं कहूंगा। ये कोड नेम कब्र लूटने वाले इस्तेमाल करते थे। असल में इन लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। हमारा वो परिवार भी इन लोगों में से एक था। और चेंग चेंग, तुम्हारा परिवार चेंस भी। मतलब हमारा परिवार मिस्टिक 9 का हिस्सा है? तुम्हें क्या लगता है? तो फिर आज तक इसके बारे में मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मैंने एक बार घर के बड़ों को बात करते सुना था। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, अंकल महान आर्कियोलॉजिस्ट हैं। जाहिर है तुम्हारा परिवार मिस्टिक 9 का हिस्सा है। मैंने सही कहा ना? मैं कोई महान वहान नहीं हूं, और हमारा पूरा परिवार नहीं, सिर्फ वूजी के दादा शामिल थे। दादू में शामिल थे? किंग शासन काल से वो परिवार इस काम में है। उनके दौर तक हमारा परिवार चांगशा के सबसे रईस परिवारों में से था। जवानी के दिनों में उनके साथ एक हादसा हुआ था, सूंघने की शक्ति खो दी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक कुत्ते को ट्रेन करना शुरू किया, इसलिए उन्हें डॉग मास्टर कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, कुछ लोग उन्हें डॉगी वू कहने लगे। मिस्टिक 9 3 हिस्सों में बटे हुए थे, ऊपरी 3, बीच के 3 और निचले 3। और वो तुम बीच के 3 में आते हो। हाँ, मेरे दादाजी भी। सब लोग उन्हें मास्टर चेन कह के बुलाते थे। हम भी मिडिल ट्रायो का हिस्सा थे। सही कहा। शुरू से ही ये मिस्टिक 9 एक ढीला संगठन था। इसके सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। फिर भी एक दौर आया जब उन्होंने साथ काम करने का फैसला किया। कब्र लूटने वालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था, और यह हमारे इतिहास की सबसे अहम घटना थी। लेकिन वो किस लिए एक साथ आए थे, ये तो मैं भी नहीं जानता। दादाजी ने आपको कुछ नहीं बताया? एक बार जब मैं छोटा था, बाबा ने अचानक कहीं जाने का फैसला लिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं। उन्होंने कहा वो 2-3 महीनों में लौट आएंगे, लेकिन असल में वो 3 साल गायब थे। जब वो सफर से लौट आए तो पूरी तरह से बदल चुके थे। वो बहुत पतले हो गए थे और आंखों की चमक गायब थी। कोई नहीं जानता था उस 3 सालों में उन पर क्या बीती थी। उन्होंने खुद भी कभी उसका जिक्र नहीं किया। उन दिनों मैं बहुत छोटा था और मैं सच में जानना चाहता था। इसलिए एक बार बाबा के जाने के बाद मैंने उनकी डायरी खोली। तब मैंने सांप से लिपटी मछली के बारे में पढ़ा। डायरी में क्या लिखा था? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले मैं आगे पढ़ पाता, बाबा ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया और कड़ी सजा भी सुनाई। फिर उन्होंने वो डायरी जला दी। उसके बाद परिवार में किसी ने उस मछली का जिक्र नहीं किया। अब समझ गई। शायद इसीलिए मेरे घर वालों ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, और इसीलिए मैं इस जवाब का पीछा करते हुए यहाँ तक आई। जवानी में मैं भी तुम लोगों की तरह था। मुझे बात जानने की बहुत जिज्ञासा थी, इसलिए मैंने खुद इस मामले की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं मिस्टिक 9 के 3 साल चले इस मिशन में वो लोग पूरी तरह बर्बाद हो गए। उसके बाद मेरे बाबा ने यह कहा कि अब से कोई भी कब्र नहीं खोजेगा। हाँ, हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ। उस हादसे से मेरा परिवार आज भी उभर नहीं पाया। वो मछली यकीनन इस अभियान का अहम सुराग थी, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आज भी नहीं जानता। अगर आपने ये हार मान लिया अंकल, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसका राज मिस्टिक 9 के आखिरी सदस्य परिवार के पास है, और उनकी लीडर है हुओ परिवार की तीसरी बेटी, जिसे सब मैडम हुओ कहते हैं। मैंने सुना है कब्र लूटने का काम छोड़ने के बाद उन्होंने बीजिंग में एंटीक्स का काम शुरू किया। तो फिर अब हमें बीजिंग जाने की तैयारी करनी चाहिए। वहां क्यों जाना है?
उस मैडम हु से मिलने के लिए। वोशी, तुम वाकई बहुत भोले हो। तुम्हें पता भी है वो औरत है कौन। तुम्हें लगता है तुम जाओगे और वो तुम्हें मिल लेगी, और मिल भी ली तो क्या होगा? क्या वो तुम्हें राज बताएगी? अरे क्या पता, कर ले, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया था ताकि तुम उस मछली का ख्याल दिल से निकाल दो, ठीक है? लेकिन चाचू, बस बहुत हुआ, मुझे और कोई बात नहीं करनी। मैं जो जानता था मैंने बता दिया। फिर भी अगर तुमने उनसे मिलने की जिद की तो इतना याद रखना कि तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे चाचू हमने इतनी मेहनत से ये सुराग खोजा है, फिर चाचू आगे बढ़ने से क्यों रोक रहे हैं? मुझे लगता है अंकल सीरियस बात कर रहे थे। शायद हमें उस मछली को भूल जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? अफसोस की बात है, अंकल ने हमें सख्त हिदायत दी है कि हमें इस मामले से दूर रहना है। तो अब हम क्या करें? भले मुझसे चाचू रिश्ता तोड़ दे, फिर भी मैं सच जानकर ही रहूंगा। ओह, तो ये है वो मशहूर पंजिया युआन मार्केट। तुम पहले यहाँ कभी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आया। तुम लोग आगे जाओ ना, मैं बस अभी आया। अब तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हें पता है ये हाँ। पूरी चाइना का सबसे बड़ा एंटीक मार्केट है। यहाँ का सामान तो देखो, असली है या नकली है बताना मुश्किल है। एक्सपर्ट्स भी धोखा खा सकते हैं। जहाँ जितने टूरिस्ट आएंगे वहाँ उतने ज्यादा ठग मिलेंगे, गारंटी देता हूँ। हाय भी शिकार बनने वाला है। चलो मिलते हैं। 1200 1500 तो 1300 नहीं नहीं बताया ना 1500। तो फिर 1400। नहीं नहीं कह तो दिया ना 1500। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ चैंग, देखो मुझे यहाँ क्या मिला है। ये वाकई एंटीक्स का खजाना है। ये असली जेड का है। सर ये हेयर पिन तो वाकई बहुत खूबसूरत है। बताइए आप हमें इसे कितने में बेचेंगे? मैं पहली बार यहाँ आया हूँ ना, इसीलिए मुझे अच्छा डिस्काउंट मिला है। इसकी असली कीमत है 3000। ये मुझे आधे दाम में दे रहे हैं। मुझे याद है तुमने कहा था जितना हरा उतना ज्यादा कीमती। जरा इसे देखो कितना चमक रहा है ना मुझे? लगता है तुम्हारे दोस्त को एंटीक्स की अच्छी जानकारी है। सुनो हाय, अगर तुमने पूरा दिन इस मार्केट का चक्कर लगाया तो यकीनन यहाँ तुम्हें सब पहचान लेंगे। अरे सुनो 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 बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं इसकी खूबियाँ बताता हूँ, इसे गौर से देखो। हाँ कितना हरा और पारदर्शी है ये। तुम्हें ये खरीदना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी हैं। इसे पहनकर तो तुम खिल उठोगी, सच कह रहा हूँ। लड़के तुम पर लट्टू हो जाएंगे। हाँ। आपका शुक्रिया। ये हेयर पिन कारीगरी Thank you का so much. खूबसूरत नमूना है, लेकिन इसकी क्वालिटी खास नहीं है। इसे हाथ में तौलते ही पता चल जाएगा। और ये वाकई किंग दौर का है या नहीं, ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। ये क्या कह रहे हो? मतलब ये मुझे बेवकूफ बना रहे थे? तो अब जाकर तुम्हें ये बात समझ आ रही है क्या? हाँ, फिर भी मुझे लगता है ये हेयर पिन बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है ये सस्ते में मिल रहा है। ये जेड की ही बनी है। अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम इसे खरीद सकते हो। बस दाम सही होना चाहिए अंकल। अब सही दाम लगाइए। बड़े तेज और होशियार हो। अगर लेना ही चाहते हो तो ठीक है, तो मैं इसे तुम्हें 150 में दे दूंगा। आखिर मुझे भी तो 2 पैसे मिलने चाहिए। क्या है ना, मेरा भी लंबा चौड़ा परिवार है। 3000 से सीधा 150? क्या बात है। हाँ हाँ मुझे चाहिए। अब रुकिए अंकल, 150 भी ज्यादा है। मैं इसके आपको सिर्फ 100 दूंगी। अरे अब क्या कहूँ, 50 के लिए ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? डील पक्की, हम 100 देंगे। हाय पैसे दो। हाँ हाँ आपका शुक्रिया। ठीक है चलो क्या बार्गेन किया है। भले ही ये असली जेड ना हो, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये तुम्हारे लिए। मुझे एंटीक एक्सेसरीज पहनने का शौक नहीं है। क्यों ना तुम इसे अपने पास रख लो, हो सकता है किसी लड़की को जल्दी ही तोहफा देना पड़े। ठीक है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं चला शॉपिंग करने, बाद में मिलते हैं। जरा ध्यान रखना, फिर से धोखा मत खाना। हाँ नहीं खाऊंगा भाई। मैं भी उसके साथ जाती हूँ, तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगी।
मोटा भाई के यहाँ मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। देखिए, गौर से देखिए, ये वाकई असली पीस है, ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसे कई नमूने देख चुका हूं। सच कहूं, तुम्हारा जो ये पीस है ना, एकदम डिफेक्टिव है। लगता है तुम्हें एंटिक्स की जानकारी नहीं है। क्यों? ठीक है, ऐसा है तो पूरा मार्केट छान कर आ जाओ। देखो, मैं सालों से इस बिजनेस में हूं और आज तक ऐसे नकली नमूने कई सारे देख चुका हूं। आज तक मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। फिर से एक बार सोच लो। हाँ, एक बार मैं यहां से चला गया ना, तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जाओ भाई, मैंने सोच लिया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नमस्कार, आगे हम नहीं मिलेंगे। एक्सक्यूज मी सर, एतराज ना हो तो क्या मैं वो पीस देख सकता हूँ? मुझे एंटिक्स जमा करने का शौक है। इसके बारे में कुछ जानते हो? थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं। ओए, मेरी बात सुन लो। तुम लोग बेकार में मेरी दुकान के अंदर भीड़ लगा रहे हो बे। अरे बात करना है, कहीं और जाके करो ना। सर, क्या हम यहीं पर बात कर सकते हैं? हाँ, ठीक है करो। अरे वाह, क्या बात है। अरे क्यों बकवास कर रहे हो? मैंने कहा ना डिफेक्टिव पीस है। अच्छा सर, लगता है इस बार आपसे गलती हो गई है। ये पीस डिफेक्टिव नहीं है, बल्कि शांग राज घराने का वाइन ग्लास है और इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। फ्लैट बेस और सीधा खड़ा है, लेकिन आपको थोड़ी देर हो गई। ये शांग शासनकाल के आखिरी दौर का है। अच्छा, इस पर बना पैटर्न देखिए। देख कर लगता है ये जूमॉर्फिक मोटिव ब्रॉन्ज के वाइन ग्लासेस में से एक है, जो 1965 में एनोई स्टेट फिजी जिले के यगवान में मिले थे। मगर क्या बेटा? मगर बात यह है कि इस कप में जूमॉर्फिक टाइप के पिलर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। देख लिया ना, मैंने क्या कहा था। ये तो मैं जानता हूं कि ये शैंग शासन काल का वाइन ग्लास है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि ये डिफेक्टिव पीस है। समझे? सही कहा ना? ऐसा जरूरी नहीं। अगर ये चीज वाकई डिफेक्टिव है तो कहीं से टूटा तो होगा, लेकिन इस पीस में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि ये चीज असली है। तो सर, आप इसकी क्या कीमत लगाओगे? पूरे 3 लाख। सिर्फ 3 लाख? ये रकम ज्यादा नहीं है। सच कहूँ तो इससे पहले ऐसी चीज बाजार में नहीं आई थी, इसलिए हो सकता है इसके लिए बड़ी बोली लग सकती है। बदकिस्मती से इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं है। एक काम करते हैं, लाई मुझे दीजिए। अब आप इसे बेचने के लिए इतनी दूर से मेरे पास आए हैं, तो मैं आपको खाली हाथ कैसे भेजूं? ठीक है, मैं इसकी पूरी कीमत चुका देता हूँ। 3 लाख देना है ना? मैंने इसके साथ सौदा कर लिया है। लेकिन आपने सुना ना, इस वक्त इसके पास उतने पैसे नहीं है। अब देखा? हाँ, ये आप मुझे क्यों नहीं बेच देते? अगर इसे चाहिए होगा तो ये बाद में मुझसे खरीद लेगा ना। हाँ? ले। मुझे डर है कि तुम मुझे इस कीमत पर नहीं बेचोगे। ज्यादा से ज्यादा 3,10,000 होंगे। अब इतने भी पैसा नहीं है तो जाकर अपनी किडनी बेचो, समझे? ठीक है, मैं यही करूंगा। किडनी बेचोगे? हाँ, चलो उठो चलो। अब ये नाटक मत करो, 3 लाख बहुत ज्यादा है। चुप रहो, मुझ पर भरोसा है ना?